नमस्कार दोस्तों, वनविक इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में एक बार पुनः बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री, भारत का इतिहास 550 ईस्वी तक दोस्तों जैन व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से प्रकाशित वनविक सीरीज को लेकर आज की इस वीडियोज में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट निबंधात्मक प्रश्नों को एक बार पुनः व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। तो वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोगों ने इस प्रश्न को पिछली वीडियोस में पढ़ा है, लेकिन इसमें से एक प्रश्न थोड़ा अलग है। जैसे हम बात करते हैं इन 5 प्रश्नों में से ये जो प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा सवाल अलग था और इसको हमने छोड़ा था कि हम लोग अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने बात करी थी। तो इस वीडियोस में आप दोस्तों इसकी पिछली वीडियोस में जाइए। आप इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें काफ़ी हद तक प्रश्न हो चुके हैं। व्याख्या सहित निबंधात्मक प्रश्नों पर बात की हम लोगों ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही लेकर चले हैं वन वीक सीरीज में से। तो बात हो रही है हमारी आज की क्लास में उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। तो इस प्रश्न को हम लोगों ने पिछले वीडियोस के बारे में तो हम लोगों ने बात की थी कि वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम लोगों ने बात की थी, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन संस्थाएं कौन कौन सी है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, वीडियोस अपना रहेगा खास, क्योंकि बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पर जो भी बातें हैं अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं। जिस परंपरा का प्रारंभ आर्यों ने ऋग्वैदिक युग में किया था, वही परंपरा उत्तर वैदिक युग में आगे बढ़ी। बस इतना ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मुख्य बात, राजनीतिक संस्थाएं पूछा है तो इसलिए राजनीतिक संस्थाओं को ही हम लिखेंगे। एक्स्ट्रा बात को लिखने की अपेक्षा हम लोग मुख्य बात को समझ लेते, ताकि अपने एग्जाम में लिखने में सहायता मिले और कम टाइम में हम लोग आगे बढ़ सकें। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में सबसे पहली संस्था आती है राजनीतिक संस्था या फिर राजनीतिक संगठन की बात करते हैं। दोस्तों, अगर कोई संस्था बनती है तो वो राजनीति के संगठन से बनती है। संगठन के बिना असंभव है। तो वही बात रहती है राजनीतिक संगठन में। सबसे पहला पॉइंट हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से अपना शुरू होता है, यहाँ से टॉपिक मेन बात यहाँ से शुरू होती है। इसको मैंने एक बार तैयार करके लेकर आया हूं कि वास्तव में मोस्ट इंपोर्टेंट इस वन वीक सीरीज में बातें कौन कौन सी है जो क्लास में डिस्कशन करनी है। एक्स्ट्रा बातें हम लोग डिस्कशन करते भी नहीं है। देखिए, तो राजनीतिक संगठन की हम लोग बात कर रहे थे, तो ऋग्वेद युग के समान उत्तर वैदिक युग में राजनीतिक शासन प्रणाली को अपनाया गया। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ऋग्वेद युग के बारे में बात की थी। ऋग्वेद युग में कौन कौन सी संस्थाएं थी, क्या क्या बातें होती थी। जैसे कि युद्ध के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात की थी। न्याय व्यवस्था के बारे में बात की थी कि ऋग्वेद युग में न्याय किस प्रकार से होता है, कौन करता है, उसका अधिकारी कौन होता है, समिति को क्या कहते थे, और साथ ही साथ में प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से होते थे। यानी कि राज्य के अंदर जो अलग अलग प्रशासन होते हैं तो उसके अधिकारी कौन कौन होते, तो इस सभा को क्या बोलते थे, सभा किस प्रकार से बनती थी, मंत्रीगण क्या थे। इसको लेकर हम लोग ये जो मंत्रीगण वगैरह दे रखे ना, ये ऋग्वेद के अंदर के बारे में, ऋग्वेद युग के बारे में बात करी थी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में। आज की इस वीडियोस में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में, यानी कि ऋग्वेद के बाद का काल है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने आज की क्लास में ये शुरू किया है कि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं में सबसे पहली संस्था आती है राजनीतिक संस्था या फिर राजनीतिक संगठन। तो राजनीतिक संगठन में हम लोग बात करेंगे कि ऋग्वेद युग के समान, किसके समान, ऋग्वेद युग के समान उत्तर वैदिक युग में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। कौन सी? राजतंत्रात्मक शासन का मतलब हुआ उसका मुखिया है वो राजा हुआ करता था। पूरी प्रजा का मुखिया राजा हुआ करता था, यानी कि राजतंत्रात्मक मुख्य कौन है, यहाँ पर राजा है। इसलिए ऋग्वेद युग के समान, यानी कि ऋग्वेद युग था ना, उसमें भी राजा का मुख्य शासन हुआ करता था। उसी के समान उत्तर वैदिक युग के अंदर भी राजनीतिक जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो अपनाई गई। ठीक है, इसके बाद में इस समय का संपूर्ण साहित्य इस बात की घोषणा करता है कि इस युग में राजतंत्रात्मक राज्य स्थापित थे। दोस्तों, कौन सा समय हो रहा है यहाँ पर देखिए, इस समय का, यानी कि उत्तर वैदिक युग के समय का संपूर्ण साहित्य इस बात की घोषणा करता है कि इस युग में राजतंत्रात्मक राज्य है वो स्थापित है। यानी कि राजाओं के द्वारा चलाए जाने वाले, राजा को मुख्य ठहराया जाता था, तो वही शासन है वो स्थापित होते थे। यदा कदा कहीं कहीं हमें गण राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर गण राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। गण यानी कि मनुष्य, गण का अर्थ हुआ
मनुष्य या फिर जन, है ना, गणराज्य अलग अलग लोगों के राज्य, यानी कि इस बहुत बड़े संगठन को एक गणराज्य का नाम दे दिया जाता था। तो यहाँ पर कहीं कहीं गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। इस युग में हमें राजतंत्र के विविध रूप दिखाई देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, राजतंत्र के विविध रूप है, जैसे कि राजा जो मुख्य होता है ना, वो भी अलग अलग तरीके से चुना जाता था। राजतंत्र के भी अलग अलग रूप है। उदाहरण के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य, स्वराज्य, भोज, वैराज्य, महाराज्य, साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण है। इस ग्रंथ के अंदर एक तो होता है राज्य, एक होता है स्वराज्य, एक होता है भोज्य, एक होता है वैराज्य, महाराज्य, साम्राज्य का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि राजतंत्र के अलग अलग यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न रूप है राजतंत्र के। फिर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक सम्राट होता था। जो भी साम्राज्य है, बहुत ही बड़ा साम्राज्य होता था, उसका जो संस्थापक है वो कौन होता है, सम्राट होता था। वह अपने बुद्धि बल के आधार पर अन्य राज्यों को अपने अधीन करके एक विशाल राज्य की स्थापना करता था। यानी कि अपनी बल बुद्धि के माध्यम से, बल बुद्धि के आधार पर अनेक जैसे कि कोई राज्य अपना है, उसके आसपास में कोई दूसरे राज्य हैं, तो उसको भी अपने अधीन कर सकता था और अपने राज्य को स्थापित कर सकता था, यानी कि विशाल राज्य की स्थापना कर सकता था, अपने राज्य को बढ़ा सकता था। किसके माध्यम से? बल बुद्धि का प्रयोग करके। फिर इस समय की राजतंत्रात्मक शासन में अनेक प्रजातांत्रिक प्रथाएं भी प्रचलित थी। दोस्तों ध्यान रखना, इस राजतंत्रात्मक शासन यानी कि राजा मुख्य होता था और इस शासन में अनेक प्रजातांत्रिक प्रथाएं भी चलती थी। प्रजातांत्रिक प्रथाएं कौन कौन सी? जैसे राजा के चुनाव में जनता के मत का महत्व होता था। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर प्रजातंत्रात्मक मतलब प्रजा के द्वारा चलाया गया शासन, प्रजा के द्वारा चुना गया शासन राजतंत्रात्मक शासन होता था। लेकिन यहाँ पर प्रजातांत्रिक प्रथाएं थी। इसमें प्रजातांत्रिक प्रथाओं में राजा के चुनाव में जनता के मत का महत्व हुआ करता था। इसके बाद में दोस्तों अनेक प्रजातंत्र प्रथाएं भी प्रचलित थी। अनेक सारी प्रजातंत्र यहाँ पर वो भी ये राजा का चुनाव करता था और राजा के निरंकुश अधिकारों पर लगाई गई मर्यादाएं भी होती थी। दोस्तों राजा के जो निरंकुश अधिकार थे उन पर भी लगाई गई मर्यादाएं सभा और समिति नामक जनता के प्रतिनिधियों की संस्थाएं और राज्य कार्य में राजा को सहयोग देने के लिए गठित जनप्रतिनिधियों की मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक युग में भले ही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, किंतु इनमें कहीं ना कहीं तानाशाही या फिर निरंकुशता के गुण है वो मौजूद नहीं थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक बार पुनः इसको देखते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर सके। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा यहाँ तक कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन को अपनाया जाता था। राजतंत्रात्मक शासन तो था लेकिन इसके अलग अलग रूप थे, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर स्वराज्य, भोज राज्य, वैराज्य और महाराज्य, साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। राज्य का वास्तविक संस्थापक सम्राट होता था। वह अपने बलबुद्धि के माध्यम से अपने राज्य को विशाल राज्य की स्थापना कर सकता था। इस समय के राजतंत्रात्मक शासन में अनेक प्रथाएं प्रचलित थी। दोस्तों यहाँ पर अनेक प्रजातांत्रिक प्रथाएं वो चलती थी। राजा के चुनाव में जनता के मत का महत्व था। राजा के चुनाव के लिए जनता का महत्व था, यानी कि जनता है वो कहती थी कि वास्तव में इसको बनाना चाहिए, ये योग्य है राजा बनने के, तब जाके बनता था। राजा के निरंकुश अधिकारियों पर लगाई गई मर्यादाएं, राजा के जो निरंकुश अधिकारी थे उन पर लगाई गई मर्यादाएं सभा समिति नामक जनता के प्रतिनिधियों की संस्थाएं, राज्य कार्य में राजा को सहयोग देने के लिए गठित जनप्रतिनिधियों की मंत्री परिषद। दोस्तों यहाँ पर राज्य कार्य यानी कि राज्य के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना, बहुत सारे कार्य होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, तो उनमें राजा का सहयोग करने के लिए वहां पर जनप्रतिनिधियों के रूप में मंत्री परिषद भी हुआ करती है, आज भी होती है। उसी प्रकार से इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर वैदिक युग में भले ही राजतंत्रात्मक शासन यानी कि राजा का शासन, राजा को मुख्य माना गया हो, लेकिन
इनमें कहीं ना कहीं तानाशाही या फिर निरंकुशता के मौजूद है वो नहीं थे। इस प्रकार से यहाँ पर बात होती है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इस एक्स्ट्रा बातों को जाने बिना। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं और समझने लायक बातें हैं उनको ही हम करेंगे। देखिए, राजा की स्थिति किस प्रकार की थी यहाँ पर, यानी कि उत्तर वैदिक राजनीतिक जो संस्थाएं हैं इनमें राजा की स्थिति किस प्रकार से थी। राजा अमीर था, गरीब था, किस प्रकार से उसकी स्थिति है। उत्तर वैदिक साहित्य में राजा की स्थिति के विषयों में अनेक कथन मिलते हैं। अथर्ववेद में राजा विहीन राष्ट्र का नामोल्लेख मिलता है। दोस्तों, राजा विहीन राष्ट्र का भी नाम है वो मिलता है, नाम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर राजा की स्थितियों के विषय में मत दे रखे हैं। तो अथर्ववेद में राजा विहीन राष्ट्र का उल्लेख मिलता है, जिसकी दयनीय स्थिति को देखकर लोग उनके अंत की कामना करने लगे। दोस्तों, उस राजा की दयनीय स्थिति को देखते हुए उस राजा के अंत की कामना करने लगे लोग। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, एक ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें उल्लेख मिलता है कि देवासुर संग्राम में जब देवता असुरों से बार बार पराजित होने लगे। यहाँ पर देखिए, देवासुर संग्राम है, इसके अंदर देवता है वो असुरों से बार बार पराजित होने लगे, तब उन्होंने राजा के निर्देशन में युद्ध करने का निश्चय किया। दोस्तों, जब देवता हैं वो असुरों से बार बार, राक्षसों से बार बार पराजित होने लगे, हारने लगे, तो वहां पर राजा के निर्देशन में युद्ध करने का निश्चय लिया गया। और किसकी? राजा की विजय हुई या फिर देवताओं की विजय हुई। इसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि उस समय कि सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजा का प्रादुर्भाव हुआ। दोस्तों, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और देवताओं की सहायता के लिए राजा का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि उद्भव हुआ। देखिए, यह पद शक्तिशाली और सुयोग्य व्यक्ति को मिलता था। दोस्तों, राजा का पद है वो सुयोग्य जो व्यक्ति होगा उसी को मिलेगा, जो कि कुशलता से राज्य में व्याप्त असंगठन, असुरक्षा, अशांति को दूर कर सके। अथर्ववेद में लिखा है कि राजा के राज्याभिषेक के लिए जनता की स्वीकृति अति आवश्यक थी। दोस्तों, इसको बार बार पढ़ने की कितनी सिंपल बातें हैं दोस्तों, एक बार पढ़ने में समझ आ रही है, फिर भी मैं एक बार पुनः इसको रिवाइज करूंगा। यहाँ पर देखिए, अथर्ववेद में लिखा है कि राजा के राज्याभिषेक के लिए जनता की स्वीकृति अति आवश्यक है। यानी कि अथर्ववेद में ये लिखा हुआ मिलता है कि अगर राजा को बनाना है जो तो जनता मानेगी कि वास्तव में इसको राजा बनाना चाहिए। पहले जनता को पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति को राजा बनाया जाए, अगर जनता की स्वीकृति होगी तो ही वहां पर राजा बनता था, यानी कि जनता की स्वीकृति अति आवश्यक थी। इस समय राजा का देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित था। दोस्तों, इस उत्तर वैदिक काल में राजा है वो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत वो प्रचलित था। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मनुष्यों ने देवता बताया। दोस्तों, अथर्ववेद के अंदर जो राजा परीक्षित हुआ करते थे, आप जानते होंगे राजा परीक्षित, तो इसको मनुष्यों ने देवता बताया है। राजा पूर्णतः निरंकुश नहीं था, उस पर अंकुश था, बिल्कुल निरंकुश नहीं था। इसके अधिकारों को कर्म के आधार पर मर्यादित किया गया था। दोस्तों, उसको निरंकुश करके उसके अधिकारों को धर्म के द्वारा, जो उसका धर्म है उसके द्वारा मर्यादित किया गया था। इसके कारण उसे सदैव धर्म के अनुकूल आचरण करना पड़ता था। राजा को धर्म के अनुकूल आचरण करना पड़ता था। इस युग में राजा का पद वंशानुगत हो चुका था। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो चुका था। यानी कि राजा का जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर उसका भी बेटा होगा वो राजा बनेगा, तो वंशानुगत हुआ करता था राजा का पद। फिर पिता की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र उस पद को प्राप्त करता था। यानी कि पिताजी की मृत्यु के बाद में उसका जो ज्येष्ठ बड़ा पुत्र है वो राजा बनता था। परंतु राज्याभिषेक से पहले जन मत की थाह लेना अनिवार्य थी। यानी कि राज्याभिषेक अगर होगा तो राजा का, अगर पिता की मृत्यु होगी तो उसके ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक होगा, तो वो जनता की सहमति के आधार पर होगा। यानी कि जनता की सहमति, राय लेना आवश्यक था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजा का निर्वाचन चुनाव पद्धति से किया था। ऋग्वेद में विष द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन इसी और संकेत करता है। दोस्तों, यहाँ पर ऋग्वेद के अंदर विष शब्द मिलता है, इसका अर्थ होता है राजा का चुनाव है वो किया जाता था, राजा को चुनाव की ओर संकेत करता है। विष शब्द है वो चुनाव को बताता है। राजा के राज्याभिषेक में जनता का विशेष महत्व होता था। राजा के राज्याभिषेक में जनता का विशेष महत्व होता था।
अथर्ववेद के अनुसार शक्ति प्रभुता प्रधानता की अथर्ववेद के अनुसार शक्ति प्रभुता प्रधानता की प्रार्थना से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुरोहित जल से राजा का जो अभिषेक है वो करते थे। यहाँ पर राजा का अभिषेक, जब राजा गद्दी पर बैठता था तो राजा का अभिषेक करने के लिए, राजा को गद्दी पर बिठाने के लिए पुरोहित आता था और जल से राजा का अभिषेक करता था अनेक सारे मंत्रों के उच्चारण के साथ में। ओके, फिर यहाँ पर राज्याभिषेक से पहले पुरोहित राजा को उसके कर्तव्यों, उसके पद की गरिमा मर्यादा से अवगत कराता था। राजा प्रजा के हित के लिए कार्य करने की शपथ लेता था। राजा है वो प्रजा के हित में कार्य करने की शपथ लेता था। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर बैठे हुए राजा का पुरोहित 100 सेध वाली सोने की छलनी में गंगा जल डालकर पुनः अभिषेक करता था और कहता था, हे राजन, ये राज्य तुम्हें इसलिए प्रदान किया गया है, हे राजन। और वो जब यहाँ पर पुरोहित है वो गंगा जल छानता था 100 सेध वाली छालनी के अंदर, 100 छेद वाली छलनी के अंदर गंगा जल को डालकर पुनः अभिषेक करता था और कहता था कि राजन, ये राज्य तुम्हें इसलिए प्रदान किया गया है कि तुम्हें इसे समृद्धशाली बनाओ, तुम इसे समृद्धशाली बनाओ। इसके प्रत्युत्तर में राजा कहता था, यदि मैं राज्य के नियमों के प्रति निष्ठावान न रहूं, ब्राह्मणों तथा धर्म की रक्षा न करूं, तो मेरा जन्म से मृत्यु तक जो भी पुण्य है वो स्वर्ग लोग, संतान तथा जीवन है वो नष्ट हो जाए। जो भी पुण्य है, जो भी स्वर्ग लोग है, संतान है वो नष्ट हो जाए। ये सारा का सारा यहाँ पर शपथ दिलाई जाती थी पुरोहित के द्वारा राजा को मंत्रों के उच्चारण के साथ में गंगा जल का तिलक करके, अभिषेक करके यहाँ पर राजा को शपथ दिलाई जाती थी। और राजा क्या कहता था कि अगर ऐसा होता है मेरे हाथों से, यानी कि राज्य के नियमों के प्रति मैं चला जाऊं, निष्ठावान न रहूं और ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा न करूं और जन्म से मृत्यु तक अगर ऐसा हो जाए तो मेरा जन्म से मृत्यु तक जो भी वंचित, जो भी संचित पुण्य है, स्वर्ग लोक है, संतान है वो नष्ट हो जाए, इस प्रकार की शपथ लिया करता था। अब दोस्तों एक्स्ट्रा बातों को छोड़ते हुए हम लोग सभा समिति की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सभा और समिति भी हुआ करती थी। अब दोस्तों देखिए, सभा और समिति की बात करें तो उत्तर वैदिक युग में सभा और समितियों में भी जनता के कल्याण की भावना उनकी उतनी अधिक नहीं रह गई थी। अथर्ववेद में इन दोनों समितियों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पर उत्तर वैदिक युग में सभा और समितियों में जनता के कल्याण की उतनी भावना अधिक नहीं रही थी। और यहाँ पर अथर्ववेद में इन दोनों समितियों को, अथर्ववेद के अंदर इन दोनों समितियों को, सभा और समिति, इन दोनों समितियों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की पुत्रियां हैं ये। और साथ ही साथ में अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों सभाओं में यश पाने का इच्छुक रहता था। यहाँ पर साथ में ये भी उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति इन दोनों सभाओं में, सभा और समिति में यश प्राप्त करने का क्या करता था, इच्छुक रहता था। सभा एक ग्रामीण संस्था थी। दोस्तों यहाँ पर सभा है वो एक ग्रामीण संस्था हुआ करती थी जो गांव के सभी मामलों की देखभाल करती थी। सभा एक ग्रामीण संस्था हुआ करती थी। सभा है वो ग्रामीण संस्था है और जो कि सभा है ना वो गांव के सभी मामलों की देखभाल करती थी। इसी संदर्भ में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। दोस्तों जो भी सभा हुआ करती थी ये गांवों के अंदर हुआ करती थी और साथ में गांवों के सभी मामलों को, जैसे कि गांव में कोई भी मामला हो गया तो उसका निवारण है वो सभा में होता था और उसका सभा का नाम है वो नरिष्ठा रखा गया था। अब देखिए, इस नरिष्ठा का अर्थ होता है सामूहिक वाद विवाद होता है। इससे प्रकट होता है कि ग्रामीण वासी वाद विवाद करने के पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचते थे। गांव पर किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं था। गांव पर किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं था, बल्कि उसके समस्त विषय सभा के नियंत्रण में था। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई गांव में विशेष महत्व है तो वो किसका है, तो वो यहाँ पर सभा का था। सभा के निर्णय के अनुसार ही गांव है वो चलता था। गांव पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं था। किसका अधिकार था, सभा का अधिकार था।
अथर्ववेद में एक स्थान पर यह भी उल्लेख मिलता है कि यम देवता की सभा के सदस्य यम को प्राप्त होने वाले पुण्य के 16वें भाग के अधिकारी थे। इस प्रकार से उल्लेख मिलता है कि अगर यम देवता को कोई भी पुण्य प्राप्त होता है तो यम देवता की बैठक में, यम देवता की सभा में बैठने वाले जो भी सदस्य हैं उनको भी 16% है, 16वां भाग है वो मिलेगा। यानी कि यम के पुण्य का 16वां भाग यम के जो सभापति हुआ करते थे, सभा के सदस्य हैं, उनको मिलेगा। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। स्पष्ट है कि ग्राम सभा कार्य संचालन के लिए राजकर का कुछ भाग प्राप्त करती थी। दोस्तों, यहाँ पर ग्राम की जो सभा है, गांव के अंदर जो सभा है, उनका कार्य संचालन करने के लिए राजकर का कुछ भाग है वो प्राप्त करती थी। डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है, यहाँ पर एक विद्वान है अल्तेकर, इन्होंने लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में सभा एक ग्राम संस्था न होकर एक राजसभा हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में सभा है वो एक ग्राम संस्था नहीं थी, गांव की संस्था न रहकर यहाँ पर राजसभा हो चुकी थी। और शपथ ब्राह्मण के अनुसार, यहाँ पर एक और विद्वान है शपथ ब्राह्मण, इन्होंने कहा कि राजा सभा में उपस्थित रहता था, राजा है वो सभा में उपस्थित रहता था, सभासदों का पद सम्माननीय था, राजा है वो सभा में उपस्थित रहता था और जो भी सभासद है यानी कि सभा के अंदर भाग लेने वाले सदस्य है वो भी सम्माननीय माने जाते थे। समिति संभवतः केंद्र संस्था थी, यहाँ पर समिति है वो केंद्र संस्था मानी जाती थी, यानी कि केंद्र के अंदर होती थी। अथर्ववेद में ब्राह्मण संपत्ति का अपहरण करने वाले राजा को समिति का सहयोग न मिलने का उल्लेख किया गया। दोस्तों, अथर्ववेद में ब्राह्मण संपत्ति का अपहरण करने वाले राजा को समिति का सहयोग न मिलने का उल्लेख किया गया है। और साथ ही साथ में प्रवर्ती संस्थाओं और ब्राह्मण ग्रंथों में समिति का उल्लेख नहीं मिलता। प्रवर्ती संस्था और ब्राह्मण ग्रंथों में समिति का उल्लेख है वो नहीं मिलता, परंतु उपनिषद काल तक आते आते हम समिति के महत्व को पुनर्प्रतिष्ठित होता देखते हैं। उत्तर वैदिक में क्या होता है कि यहाँ पर सभा की उत्पत्ति है वो हो जाती है, समिति की उत्पत्ति हो जाती है। समिति में राजनीतिक, दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद होते थे। दोस्तों, यहाँ पर सभा की बात की कि सभा के अंदर गाँव की बात होती है, गाँव के अंदर जितने भी मामले होते हैं तो उसको सभा के अंदर निपटाया जाता था वाद विवाद के माध्यम से। लेकिन इसके बाद में आती है समिति। समिति है वो केंद्र में हुआ करती थी, यानी कि गवर्नमेंट के अधीन हुआ करती थी, केंद्र में होती थी। और सभा है वो गांव के अधीन होती थी, गांव के अंदर होती थी। इस प्रकार से तो समिति में क्या होता था कि राजनीतिक, दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद होते थे। यह न्याय के विषय में भूमि, द्रुत क्रीड़ा और साथ ही साथ में ऋण, दाय भाग, चोरी, चोट, हत्या के मामलों का निर्णय करती थी। समिति के अंदर इतने सारे मामले आते जैसे कि कोई भूमि है, द्रुत क्रीड़ा है और साथ में ऋण है, दाय भाग है, चोरी है, चोट है, हत्या के मामले हैं, तो इस मामलों का निर्णय है वो समिति के द्वारा होता था। ऐसा मालूम होता है कि समिति छोटे छोटे राज्यों के अधिक प्रभावशाली थी। दोस्तों, यहाँ पर समिति है ना, समिति, ऐसा मालूम होता है कि समिति छोटे छोटे राज्यों में अधिक प्रभावशाली थी। समिति है वो छोटे छोटे मामलों में अधिक प्रभावशाली थी, बहुत ही रोचक थी, अच्छा काम करती थी, अच्छी तरीके से प्रभावशाली छोटे कार्यों में। जैसे जैसे राज्यों का आकार विशाल होता गया वैसे वैसे समिति की प्रथा भी समाप्त होती गई। दोस्तों, समिति है वो छोटे मामलों में काम करती है, इसलिए राज्य बड़ा हो गया तो समिति तो काम करेगी नहीं, क्योंकि समिति तो छोटे मामलों में काम आती है। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि समिति की प्रथा है वो समाप्त हो गई। अब दोस्तों, हम लोग उत्तर वैदिक काल में पदाधिकारियों की बात करते हैं, यानी कि अलग अलग राज्य के अंदर पद हुआ करते हैं, उनके अधिकारी, है ना, जैसे अलग अलग विभाग हो गए, उनके अधिकारी हुआ करते थे, उन सभी पदाधिकारियों की बात करते हैं। पाणिनि ने लिखा है कि उत्तर वैदिक युग में राज्य के प्रमुख अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। राज्य के जो भी प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उनको रत्नीन कहा जाता था। राज्याभिषेक के अवसर पर राजा सभ्य इन रत्निनियों के घर अभिषेक करने जाता था। यहाँ पर जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी इसके घर पे जाता था कि हमारे कल राज्याभिषेक है और आप आना। इस प्रकार से वो राजा है वो रत्निनियों के घर पर जाते थे। अब यहाँ पर अथर्ववेद एक और आ जाता है। अथर्ववेद में इनके लिए, यानी कि जो रत्नीन हुआ करते हैं या फिर पदाधिकारी हुआ करते हैं, पदाधिकारियों के लिए अथर्ववेद में इनके लिए
राजकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों राजकृत का मतलब हुआ राज्य के अंदर काम करने वाले तो पदाधिकारी होंगे, तो राजकृत शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। इन पदाधिकारियों के लिए अथर्ववेद में राजकृत शब्द का उल्लेख मिलता है। इस समय पुरोहित मंत्री पद प्राप्त करता था। दोस्तों यहाँ पर पदाधिकारियों में पुरोहित हुआ करता है, तो पुरोहित मंत्री का पद प्राप्त करता था। पुरोहित राजा को सलाह देता था, नियुक्ति करता था, पदच्युत करता था। राज्य के न्याय अधिकारों, संधि संग्रह, युद्ध, आर्थिक नीति आदि सभी विषयों में वह राजा की सहायता करता था। दोस्तों यहाँ पर मंत्री का पद है, यानी कि पुरोहित का पद है, पुरोहित मंत्री का पद प्राप्त करता था। किसको नियुक्त करना है, किसको हटाना है, यानी कि राजा को सलाह देता था ये पुरोहित, और किसकी नियुक्ति राज्य के अंदर करनी है और किसको पदच्युत यानी कि हटाना है, इस प्रकार से वो निर्णय देता था, ये पुरोहित देता था मंत्री के रूप में। अब राज्य के न्यायिक अधिकारों, संधि संग्रह, किस राजा से संधि करनी है, किस राज्य से संधि करनी है, कहाँ पर युद्ध करना है, उनकी आर्थिक नीति क्या है, इन सभी विषयों में वह राजा का सहयोग करता था। कौन? मंत्री। कौन सा मंत्री? पुरोहित। फिर उपयुक्त पदों के अतिरिक्त सेनापति, संग्रहिणी, यहाँ पर देखिए सेनापति राज्य के अंदर हुआ करता था। हम पदाधिकारियों को पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में पदाधिकारी, तो पदाधिकारी एक सेनापति का भी पद होता था। फिर संग्रहिणी यानी कि यहाँ पर कोषाध्यक्ष, कोष का मतलब हुआ यहाँ पर धन राशि, जैसे कि कोई भी धन है, बहुत सारा अनाज पड़ा है तो उसकी रक्षा के लिए कोषाध्यक्ष होता था। फिर ग्रामीण, कर वसूल करने वाला ग्रामीण हुआ करता था। ग्रामीण का मतलब हुआ गाँव के अंदर जो कर का वसूल करता है उसको कहते हैं ग्रामीण। सूत अथवा बाहर, प्रतिहार, अक्षवाय, आय व्यय का विवरण रखने वाला, यानी कि राज्य के अंदर कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ इसका भी विवरण है वो कौन रखता था? ये वाला, ये प्रतिहार, अक्षवाय। फिर आता है पालागारव यानी कि यहाँ पर संदेश वाहक का भी पद हुआ करता था। फिर राजघराने का सदस्य, दोस्तों यहाँ पर राजघराने का सदस्य भी हुआ करता था अलग अलग। देखिए यहाँ पर युवराज आदि प्रमुख राजघराने का सदस्य हैं, युवराज हैं, ये सब प्रमुख पद हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त अंगरक्षक के रूप में धर्माध्यक्ष होता है, इसके बाद में अश्वाध्यक्ष होता है, अश्व का अध्यक्ष हुआ करता था, धर्माध्यक्ष हुआ, धर्म का अध्यक्ष हुआ करता था। फिर पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, इन सभी पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो राजा के सहयोग के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा गुप्तचर, राजदूत भी थे। यहाँ पर गुप्तचर का भी पद था और राजदूत भी थे। दोस्तों गुप्तचर का मतलब हुआ यहाँ पर जैसे कि राज्य के अंदर कोई लूटपाट करता है, कोई चोरी करता है, कोई अगर किसी को माप तोल कर दे रहा है तो कम माप कर दे देता है, तो यानी कि गुप्तचर है वो चुपके से देखा करते थे। अगर कोई रणनीति है तो उसको चुपके से देखा करते थे। फिर राजदूत, राजा का एक दूत होता था जो एक जगह से दूसरे राज्य में संदेश का आदान प्रदान करता था। कोई काम है वो राजदूत करता था एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो वो राजदूत। इन सभी का पद हुआ करता था। फिर इन सभी विवरणों से ज्ञात होता है कि उस समय राज्य में एक उच्च पदाधिकारी वर्ग है वो उदित हो रहा था। दोस्तों यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में पदाधिकारियों का जो पद है वो विकसित हो रहा था, उदय हो रहा था। अब देखिए हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद काल की और उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वेद काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आया, तो ऋग्वेद काल की तुलना में उत्तर वैदिक युग में आर्यों का राज्य अधिक विस्तृत और विकसित हुआ। यानी कि ऋग्वेद युग है ना, ऋग्वेद काल है वो कम विकसित था, इसकी तुलना में उत्तर वैदिक युग है उसका जो अधिक विस्तार है वो विकसित हुआ, व्यवस्थित अधिक हुआ। फिर ऋग्वेद काल में राजा को नियमित रूप से कर प्राप्ति नहीं होती थी, ये कम विकसित था, और ये है वो उत्तर वैदिक अधिक विकसित था। ऋग्वेद काल है वो पहले था, इसके बाद में उत्तर वैदिक युग आया, उत्तर वैदिक काल आया, तो ये अधिक विकसित है, ये कम विकसित है। तो यहाँ पर ऋग्वेद काल ये वाला, ये यहाँ पर नियमित रूप से कर है वो वसूला नहीं जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक युग में नियमित रूप से कर वसूलने की व्यवस्था की गई। यानी कि उत्तर वैदिक युग है यहाँ पर नियमित रूप से कर वसूला जाता था। इसी कार्य के लिए भागदुक अधिकारी की नियुक्ति हुई, कर का डेली वसूल करने के लिए भागदुक अधिकारी का नियुक्ति किया गया। फिर अधिकांश कर वैश्य वर्ग पर लगाए, अधिकांश कर है वो वैश्य वर्ग पर लगाए जाते थे, इसलिए ब्राह्मण साहित्य में वैश्य वर्ग के लिए बलिकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा जनता की आय का 16वां हिस्सा कर के रूप में लेता था, राजा जनता की आय का 16वां हिस्सा कर के रूप में लेता था। एक
कर का भुगतान अनाज पशुओं के रूप में किया जाता था। दोस्तों पहले पैसे वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए अगर कर देना है तो या तो आप अनाज दे सकते हो या आप अपना पशु दे सकते हो। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के लिए विषामता शब्द का प्रयोग किया। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, इसके अंदर राजा के लिए विषामता शब्द का प्रयोग मिलता है। हॉकिंसन नामक इतिहासकार ने इसका अर्थ जनता का भक्षक बना है। दोस्तों विषामता शब्द का अर्थ जनता का भक्षक क्यों यहाँ पर यह मत प्रतिपादित किया गया? उत्तर वैदिक युग में जनता का आर्थिक शोषण करता था, राजा है वो जनता का आर्थिक शोषण करता था, परंतु इस मत को अस्वीकार किया गया, यानी कि स्वीकार नहीं किया गया। दोस्तों बहुत सारे विद्वान आते हैं, अलग अलग मत देते हैं, लेकिन सारे मत स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, अस्वीकार कर लिए जाते हैं। अतः का एक यहाँ पर दोस्तों उत्तर वैदिक युग में अतः शब्द मिलता है। अतः का एक अर्थ भोगी भी माना गया, अतः का अर्थ है वो भोगी माना गया है, जो शतपथ ब्राह्मण से प्रमाणित होता है। और इसके आधार पर कहा गया है कि प्रजा के करों एवं उपहारों का उपभोग करने के कारण राजा विषामता को कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रजा के कर और उपहारों का उपभोग है वो राजा करता था, इसलिए राजा को विषामता भी कहा गया है। तो ये दोस्तों थी पदाधिकारियों के बारे में जानकारी। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कौन कौन से पदाधिकारी हैं। वीडियोस को एक बार दोबारा देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए रिवीजन करने के लिए आप इस वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और उत्तर वैदिक युग को हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा। दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के आप विद्यार्थी हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ जाएं। और आपका आज की इस वीडियोस में कैसा मन लगा, कैसी क्लास रही, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावें। दोस्तों आपका एक लाइक मेरे लिए अगला मोटिवेशन रहता है वीडियोस बनाने का आपके लिए ही। दोस्तों 1 वीक सीरीज़ को लेकर हिस्ट्री की कंप्लीट 1 वीक सीरीज़ आपके लिए व्याख्या सहित पढ़ाता हूँ, है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में अगले प्रश्न को लेकर। और अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान रखना हमारा ये प्रश्न रहेगा, इसको आप तैयार करके आना। अगर आपके पास में जो भी कंटेंट है आपका जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी सिलेबस है आपकी किताब हो, 1 वीक सीरीज हो, उसके अंदर अगर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति है, उनकी विवेचना को लेकर प्रश्न है तो उसको तैयार करके आना। इंपॉर्टेंट लगा रखा है, इसको मैं पहले से तैयार करके अच्छी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने की होती है, समझाने की होती है, उनको ही लेकर आता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।